पैसे का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा है रे। समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ से लाऊं क्या करूं। ओ, माँ का अंतिम कार्य। अरे यार, ये तो बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गोपाल भाई। लेकिन ये बताओ, इस मंदी के दौर में तू अकेला कहाँ से इतने पैसे लाएगा कि पूरे गांव को भोज करा सके? मैं तो सुबह सुबह कन्हई बाबू के घर गया था और उनसे कुछ पैसे उधार देने की मिन्नतें की रतन, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि उनके पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है। बताओ भला, उनके पास नहीं तो किसके पास होगा। समझ रहा हूँ। क्या है गोपाल, इस कठिन तंगी के दिनों में ना कोई तुझे ऐसे ही पैसे उधार नहीं देगा रे। तू एक काम कर, सबसे पहले फटाफट अपने लिए कोई अच्छा काम ढूंढने की कोशिश कर। अरे मैं भी तो मन में हर समय बस काम के बारे में ही सोचता रहता हूँ रतन। अगर काम नहीं मिला तो मैं माँ का आयोजन कैसे पूरा करूँगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। सुन, गांव के उस पूर्वी टोले की तरफ ईंट भट्टे पर आजकल नए मजदूरों को काम पर रखा जा रहा है। मैंने ऐसा सुना है कि तू एक बार वहां जाकर अपनी किस्मत आजमा कर देख ले। किस्मत आजमाने में क्या बुरा है? हाँ, तूने बहुत सही काम की सलाह दी है दोस्त। मैं अभी उस तरफ ईंट भट्टे पर जाकर काम की बात करके आता हूँ। ठीक है, तू तू संभल के घर जा, है ना। चंदू भैया नमस्कार। मैं असल में काम की तलाश में आपके पास आया हूँ। भट्टे पर सुना है कि आप नए लोगों को रखते हैं। मुझे भी काम पे रख लीजिए ना भैया, बहुत ही ज़रूरत है काम की। गोपाल तुम, हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो। तो अचानक तुम ईंट भट्टे पर काम करने की बात क्यों कर रहे हो भाई? अरे तुम तो शहर में एक अच्छी नौकरी करते थे ना। तुम तो नौकर थे, कहाँ यहाँ? अब शहर की नौकरी तो महीना भर पहले ही छूट गई भैया। माँ के गुजरने के बाद से तो मैं बिल्कुल बेकार बैठा हूँ। अब घर में बहुत ही तंगी है, मतलब हालत बहुत खराब है। ओह अच्छा, ये बात है। पर भट्टे पर तो बहुत मेहनत का काम है गोपाल। क्या तुम इस तेज धूप में ईंटों का बोझ उठाने का काम कर पाओगे भाई? हैं? साफ साफ बताओ। मैं सब काम कर लूंगा चंदू भैया। माँ के श्राद्ध के लिए मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप बस मुझे काम देने से मना मत कीजिएगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ। ठीक है। चलो, अब जब तुम इतना कह ही रहे हो तो कल से काम पे आ जाओ। लेकिन हाँ, एक बात सुन लो, रोज के 50 रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, 50 रुपए ही सही चंदू भैया। इस मजबूरी के दिनों में मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। मैं कल सुबह से भट्टे पे आ जाऊंगा, सुबह सुबह आ जाऊंगा। आप मेरा नाम लिख लीजिएगा, भुलाइएगा नहीं। अरे हाँ हाँ, मैं बही में नाम तेरा दर्ज कर लेता हूँ। कल सुबह 8 बजे तक भट्टे पर आ जाना। और हाँ, देर मत करना और अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखना। हाँ, दुबला हुआ जा रहा है, एकदम टिर्रा टाइप का। हाँ, सावित्री सावित्री, एक खुशखबरी है। मैं आज पूर्वी टोले वाले चंदू भैया के ईंट भट्टे पर गया था। कल सुबह से मेरे एक काम का इंतजाम हो गया है। सच कह रहे हो? जब से शहर वाली अच्छी नौकरी छूटी थी तब से तुम बहुत परेशान थे। तो भट्टे पर रोज के कितने पैसे देने को कहा है उन्होंने? अरे चंदू भैया ने कहा है कि रोज के 50 रुपए मिलेंगे। इस मंदी के समय में बिल्कुल बेकार बैठने से तो माने कि रोज 50 रुपए मिलना भी बहुत बड़ी बात है सावित्री, कम थोड़ी है। लेकिन दिन भर उस कड़कती धूप में ईंटों का बोझ ढोने से तुम्हारा शरीर झेल पाएगा क्या? और इस मामूली 50 रुपए से हमारा क्या होगा, बताओ भला। अरे तुम उन सब बातों की चिंता ना करो सावित्री। इस वक्त मैं तुम्हें इस गांव में अकेला छोड़कर फिर से नए काम की तलाश में शहर तो नहीं जा सकता। वो तो खैर तुमने ठीक ही कहा है। इस संकट की घड़ी में तुम साथ हो, यही मेरा सबसे बड़ा हौसला है। लेकिन माँ के श्राद्ध का खर्च इस पैसे से कैसे निकलेगा? ना, बिल्कुल नहीं। इस काम के साथ साथ मैं आसपास के बाजारों में कोई दूसरा छोटा मोटा काम भी ढूंढ लूंगा सावित्री। अरे तुम देखना, हमारे यही मामूली 50 रुपए एक दिन बहुत सारे बन जाएंगे। हाँ।
जब तुम्हारे मन में इतना बड़ा विश्वास है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तुम हाथ मुंह धो लो, जल्दी से रात का खाना खा लो। भैया जी, आज तो भट्टे पर मुझे काम करते हुए कई दिन हो गए। माँ के श्राद्ध का दिन अब बिल्कुल पास आ गया है भैया, इसीलिए आपके पास आया था। हाँ गोपाल, तुम्हारा काम तो मैं रोज ही देख रहा हूँ, काफी लगन से काम कर रहे हो भाई। तो अचानक आज गद्दी के सामने आकर इस तरह क्यों खड़े हो? कुछ कहना है क्या? चंदू भैया, माँ के काम के लिए बाजार में थोड़ा कर्ज हो गया है। अगर आप मुझे इस हफ्ते के पारिश्रमिक में से कुछ पैसे एडवांस के तौर पे दे देते तो बड़ी कृपा हो जाती। मैं चुका दूंगा, सब चुका दूंगा, काटते रहिएगा आप। क्या बात कर रहे हो गोपाल? हैं? अरे भाई, हमारे इस ईंट भट्टे पर एडवांस पैसे देने का कोई नियम नहीं है भाई। खाता मिलाने के बाद हफ्ते के आखिरी में ही सबको एक साथ पैसे मिलते हैं, बात खत्म। मैं जानता हूँ, ये नियम तो मैं भी जानता हूँ, पर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ चंदू भैया। माँ का ये अंतिम कार्य अगर रुक गया तो गांव के लोगों के सामने मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। आप समझिए, माँ की अंतिम इच्छा है, माँ का श्राद्ध है, नहीं करूंगा तो मन में मलाल बैठ जाएगा, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मेरी मजबूरी को समझिए ना। मेरी बात तो सुनो भाई, निकल पड़ते हो, बोलते हो पटर पटर। सुनो, देखो भाई, मैं तुम्हारी इस मजबूरी को मन से बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ गोपाल भाई, लेकिन नियम के बाहर जाकर मैं खाता नहीं बिगाड़ सकता, ये भी तुम समझो। पर आपके अलावा मेरा ये दुख सुनने वाला कोई नहीं है भैया, मेरी बात समझिए। अब सिर्फ 2 दिन बाद ही माँ का कार्य है, कोई ना कोई उपाय निकालिए ना। ओहो, तुम बेकार में मेरे पास रहकर ये समय बर्बाद कर रहे हो खड़े होकर। अरे भाई, मैं भट्टे पर कोई नया नियम शुरू नहीं कर सकता, तुम कहीं और कोशिश करके देखो। हाँ, गजब बात करते हो भाई, नियम तोड़ने चले आए। रतन, अब तू ही बता, इस विपत्ति के समय मेरा और कौन सा ठिकाना है भाई। माँ के श्राद्ध में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन हाथ में एक नया पैसा भी नहीं है। क्या हुआ गोपाल, तू इस तरह पागलों की तरह बातें क्यों कर रहा है? अरे भाई, चंदू भैया ने तुझे ईंट भट्टे पर काम दिया था, वहां से तुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिला क्या? चंदू भैया ने तो साफ साफ मना कर दिया कि नियम के खिलाफ वो कोई एडवांस पैसा नहीं देंगे रे रतन। अगर तू मुझे कुछ पैसे उधार दे देता तो बहुत बड़ा उपकार होता। अरे यार, तू अच्छी तरह से जानता है गोपाल, मैं खुद इस समय बहुत तंगी में दिन काट रहा हूँ। घर में राशन खरीदने का पैसा जुटाने में ही मेरी हालत खराब हो रही है रे। अब मैं और किसके पास जाऊं बता रतन। गांव के बड़े बड़े अमीर लोगों ने तो मेरे जैसे अकेले गरीब के मुंह पर एक पल में अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब मैं कहाँ जाऊं, तू बता, कहाँ जाऊं? अरे भाई सुन, तो इस तरह से अपना मन छोटा मत कर दोस्त। ये देख, मेरे पास बची हुई कुछ मामूली रकम थी, तू माँ के काम के लिए अभी से रख ले। रतन, तूने अपने घर की तंगी को संभालते हुए भी मेरे लिए इतने सारे पैसे निकाल दिए। तेरे इस सच्चे उपकार को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा भाई, कसम से कहता हूँ, कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे पगले, तू धन्यवाद देकर पराया कर रहा है क्या? हाँ, अरे इससे ज्यादा पैसे तो मैं दे नहीं पाया, तू बाकी का इंतजाम किसी तरह से थोड़ा कष्ट करके संभाल ले। ए सावित्री, रतन ने अपनी तंगी के संसार से भी जैसे तैसे खींच तान कर मुझे कुछ पैसे उधार दिए, लेकिन देखो, अब सब मिलाकर जो देख रहा हूँ इसमें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्या बताऊं। हाँ जी, रतन के दिए उन थोड़े से पैसों और तुम्हारी भट्टे की मजदूरी को मिलाकर इस महंगाई में अच्छे से एक दिन भी चलना मुश्किल है। मुझे आगे बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है सावित्री। गांव के लोगों को तो मैंने खुद जाकर न्योता दिया है, अब उन्हें मामूली खिचड़ी खिलाने के लिए भी पैसे ना बचे। तुम अपने दिल को इस तरह कमजोर मत करो जी। ये लो, मेरे ये 2 सोने के गहने तुम कल सुबह सुबह बाजार जाकर किसी अच्छी दुकान पर बेच दो। अरे ये क्या कह रही हो सावित्री, ये तो तुम्हारी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी है रे। मैं इतनी घोर तंगी के लिए भी तुम्हारे शरीर का आखिरी संबल कभी हाथ से जाने नहीं दे सकता, समझो। माँ की निशानी से बढ़कर उनकी आत्मा की शांति और हमारा ये सम्मान है जी। तुम इस गहने को लेकर ज्यादा सोचो मत, इसे अपने पास रखो।
हाँ, मैं आज खुद को बहुत अकेला और बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ सावित्री। माँ का श्राद्ध करने के लिए आखिरकार मुझे तुम्हारे ये आखिरी गहने भी लेने पड़ रहे हैं। तुम अपनी आंखों से ये दुख के आंसू पोंछ डालो जी। हम दोनों मिलकर इस कठिन समय को पार कर लेंगे। तुम कल सुबह बाजार जाओ। कनाई बाबू नमस्कार। मैं आज बाजार की बड़ी दुकान पर सावित्री के गहने बेचकर माँ के श्राद्ध के लिए इन थोड़े से पैसों का इंतजाम कर पाया हूँ बाबूजी। अरे गोपाल, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अच्छा, तो गहने बेचकर आखिरकार पैसों का इंतजाम कर लिया। भाई सही बात है, माँ का कार्य जो ठहरा। तो अब बताओ, मेरे पास किस काम से आए हो? कन्हई बाबू, आप इस गांव के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर आप खुद अपने मुंह से गांव के सभी लोगों को मेरे घर आने के लिए थोड़ा कह देते तो। अरे गजब बात कर दो, तुम खुद जाकर गांव के लोगों से काहे नहीं कह देते हो गोपाल? वो सब तो तुम्हारी माँ के इस दुखद निधन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम न्योता दो। अरे मैं क्या तुम्हारा ढोलची हूँ क्या जो जगह जगह जाके ढोल बजाऊं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं क्या कहूँ, मैं एक अदना सा आदमी, गरीब आदमी हूँ बाबूजी। मैं कहूँगा तो वो मेरी इस टूटी झोपड़ी में आएंगे या नहीं आएंगे ये मैं नहीं जानता। आप कहेंगे तो कोई मना नहीं कर पाएगा। हाँ, वो तो खैर तुमने ठीक कहा गोपाल। तो गांव के इतने सारे लोगों के लिए इस श्राद्ध के दिन क्या खिलाने का इंतजाम कर रहे हो, जरा बताओ तो। अब मेरी कोई शाही हैसियत नहीं है कन्हई बाबू। मैं तो बस चावल दाल मिलाकर एक वक्त की मामूली गरम खिचड़ी ही खिला पाऊंगा। हाँ, खिचड़ी तो सबसे उत्तम भोजन है गोपाल। अच्छा, तुम कोई चिंता मत करो, मैं खुद सबको साथ लेकर कल तुम्हारे दोपहर में घर आऊंगा, ठीक है? अरे, तुम बाजार की दुकानों से माँ के काम के लिए ये चावल दाल के बोरे और आलू परवल एक साथ खरीद कर ले आए क्या? हाँ सावित्री, रतन के दिए पैसे और तुम्हारी माँ के उस आखिरी गहने को बेचने से मिली सारी पूंजी से ये राशन एक मन होकर खरीद लाया हूँ। तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान देखकर आज मेरे मन की सारी चिंता और डर एक पल में दूर हो गए जी। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये सब तुम्हारे उस बड़े त्याग की वजह से हो पाया है सावित्री। अरे तुम अपने शरीर के गहने ना देती तो मैं आज पूरा खाली हाथ होता। तुम बेकार मेरी तारीफ करके मुझे पराया मत करो जी। हमारे घर में कल के इस काम के लिए बहुत सारी तैयारियां बाकी है रे। वो तो खैर बिल्कुल ठीक कहा तुमने सावित्री। कन्हई बाबू ने खुद खड़े होकर गांव के सभी आम लोगों को कल दोपहर हमारी इस टूटी फूटी झोपड़ी में लाने का वादा किया है। तब तो हमें आज रात से ही बहुत ध्यान से सारा सामान जुटाना होगा जी। चलो ये सारी सब्जियां कमरे के अंदर संभाल कर रख देते हैं। अरे बाहर जिस तरह तूफान और बिजली कड़क रही है उससे तो हमारे इस पुराने घर का छप्पर आज रात ही पूरा उड़ जाएगा। हाँ सावित्री, तुम अपने मन में बिल्कुल बेकार का डर मत लाओ रे। अरे मैं तुम्हारे पास सहाय की तरह हूँ ना, तुम्हारे ऊपर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। हाँ, मुझे अपने लिए कोई डर नहीं है जी, लेकिन उस कोने में रखे कल के श्राद्ध के सारे चावल दाल के बोरे भीगकर खराब हो जाएंगे। हम दोनों मिलकर अपनी पूरी कोशिश करेंगे और उन सभी अनाजों और राशन को कपड़ों से ढककर सुरक्षित घर की सूखी जगह पर बचा लेंगे रे। इतनी चिंता ना कर। इस तेज आंधी के थपेड़ों से मिट्टी की दीवारें जैसे कांप रही हैं जी। कल सुबह गांव के इतने सारे लोगों को हम इस टूटे घर में कहाँ बिठाएंगे बताओ भला। ऊपर वाले पे भरोसा रख सावित्री। इस तूफान की रात को किसी तरह से काट लें तो कल सुबह सुबह सारा इंतजाम मैं अपने हाथों से ठीक कर दूंगा। हाँ, अरे आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ। हाँ, ए सावित्री, रात के उस तूफान ने हमारे घर के छप्पर को तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, धज्जियां उड़ा दी रे। देख तो चारों तरफ सब कुछ कैसा उथल पुथल हो गया है।
देख रही हो। बाजार से लाए दाल के बोरे का एक कोना थोड़ा भीगकर खराब हुआ है जी, लेकिन जरा ध्यान से देखो, ज्यादातर चावल बिल्कुल सूखे बचे हैं। इस घोर संकट के समय में भी तुम जिस तरह मन मजबूत करके घर का काम संभाल रही हो ना सावित्री, उसे देखकर मेरी हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई है। घर के इस नुकसान को देखकर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से तो माँ का अंतिम कार्य रुक जाएगा जी। तुम जल्दी से आंगन में बड़ा चूल्हा खोदने का काम शुरू करो। हाँ सावित्री, रतन भी तो कुछ ही देर में हमारे इस टूटे आंगन में पहुंच जाएगा। चलो हम दोनों आज हार ना मानकर पूरे मन से खिचड़ी पकाएंगे। हाँ, मैं कमरे के अंदर से बड़े पतीले और पानी लाने के कलश जल्दी से धोकर लाती हूँ। तुम सूखी लकड़ियाँ बरामदे के नीचे से निकाल लो। अरे गोपाल, अरे भैया क्या हालत हो गई है तुम्हारे घर की। कल रात के तूफान में तो देख रहा हूँ तुम्हारा पूरा छप्पर ही जमीन पर आ गिरा है भाई। ओ सावित्री बेटी, तुम सब ठीक तो हो ना? कन्हई बाबू, आइए 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 आइए। अब देखिए, बैठने के लिए कोई अच्छी जगह तो नहीं है बाबूजी। आप कष्ट करके बरामदे की उस लकड़ी की बेंच पर थोड़ी बैठ जाइए ना। घर का छप्पर एक ही रात में ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, घर का इतना बड़ा नुकसान हो गया गोपाल, चारों तरफ पानी और कीचड़ भरा है, फिर भी तुम अपने मुंह पर इतनी खुशी कैसे रखे हुए हो भाई? मुझे तो देखकर चिंता हो रही है। बाबूजी, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे इस टूटे घर में आज कितने सालों बाद गांव के लोग भोजन करने आएंगे, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। घर का दुख तो हम संभाल ही लेंगे। हाँ, माँ के श्राद्ध के लिए तुम्हारी ये भक्ति और मन का हौसला देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है गोपाल। इस विपत्ति में भी तुम लोगों ने हार नहीं मानी। तुम सचमुच अलग इंसान हो, बहुत अच्छे। ये सब सावित्री के त्याग की बदौलत संभव हुआ है कन्हई बाबू। वो मन मजबूत नहीं रखती तो ये सब कब का टूट गया होता। हम दोनों ने मिलकर आज गांव के लोगों के लिए ये गरम खिचड़ी पकाई है। तुम लोग बिना किसी चिंतन के आयोजन जारी रखो गोपाल, मैं थोड़ा आता हूँ। कुछ ही देर में मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। तुम लोग मन लगाकर काम करो, है ना? अरे रतन, ए रतन रतन, उधर कोने में जो काका लोग बैठे हैं ना, उनके पत्थर पर जल्दी से थोड़ा सा नमक और नींबू तो दिया भाई। जा जा जा, कोई भी बिना खाना पाए ना बैठा रहे, अच्छी तरह से देखना, ठीक है? अरे तू चिंता ना कर गोपाल, मैं सारे पत्तल देख रहा हूँ। भाभी, उधर के बड़े परात से थोड़ी और खिचड़ी बाल्टी में डालिए तो, पत्तल सब खाली हो रहे हैं, मैं जल्दी से डाल के आता हूँ। तुम जल्दी से उधर के बच्चों के पत्तल पर ये गरम खिचड़ी परोस दो। वो सब भूखे बैठे हैं, किसी को भी कम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, हमारे इस टूटे आंगन में आज गांव के इतने सारे लोग एक साथ बैठकर चाव से खा रहे हैं रतन। मेरे मन का सारा दुख एक पल में दूर हो गया। माँ का कार्य आखिरकार मैं पूरा कर पाया। हाँ। हाँ, तूने माँ के लिए पूरे दिल से ये आयोजन किया है गोपाल। घर की इतनी तंगी के बीच भी तूने जो सबको खिलाया है ना, गांव के लोग तेरे इस प्यार की बात सालों साल तक याद रखेंगे भाई। अजी, सब्जी का पतीला तो खाली होने को आया। रतन, तुम जल्दी से चूल्हे के पास से एक और देगचा दाल लाकर बाल्टी में उड़ेलो तो, लोग बैठे हुए हैं। मैं अभी उधर के बड़े चूल्हे से गरम दाल लेकर आता हूँ भाभी। आप लोग बस पत्तलों की थोड़ी सी अच्छी से देख रेख कीजिए, कोई भी पत्तल छोड़कर उठ ना पाए। मैं दौड़ के गया, उड़ के आता हूँ। कन्हई बाबू, आप इन बड़े बड़े बर्तनों में इतने अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ कहाँ से लेकर आए बाबूजी? हम तो हैरान हो रहे हैं। देखिए, हमारी तो ऐसी हैसियत नहीं थी। हाँ गोपाल, इस तरह खड़े मत रहो भाई। ये सब अच्छा खाना और मिठाइयाँ सिर्फ मेरे अकेले के पैसे से खरीदी हुई नहीं है भाई, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। कन्हई बाबू, फिर इतने बड़े आयोजन का इंतजाम इस दोपहर के बीच अकेले कैसे पूरा हुआ है? हम तो बाजार से सिर्फ खिचड़ी के चावल दाल ही लेकर आए थे।
कल रात के तूफान में गोपाल के घर के नुकसान की बात सुनकर गांव के सभी लोग एकजुट हो गए रतन। ये सारा इंतजाम गांव के सभी लोगों के पैसे से हुआ है। हम कोई गोपाल को अकेला थोड़ी छोड़ सकते हैं। हाँ। कन्हई बाबू, आप लोगों ने हमारे जैसे गरीबों के लिए आज इतना बड़ा इंतजाम कर दिया। आपके इस उपकार का कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। आप लोगों ने हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया जी। लक्ष्मी बेटी, तुम इस तरह कहकर हमें पराया मत करो। हम गांव के सभी लोग तो एक परिवार की तरह ही रहते हैं ना। अरे तुम्हारे इस मुसीबत के दिनों में थोड़ी सी मदद करके हम सब खुश हैं। हाँ। कन्हई बाबू, मैं तो आज धन्य हो गया बाबूजी। गांव के लोग जो मुझे अपने घर के बेटे की तरह प्यार करते हैं, मैं सही बताऊं, वो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। माँ की आत्मा यकीनन ऊपर से देख रही होगी मुझे, तो खुशी के आंसू आ रहे हैं। अरे अब खड़े न रहकर ये सारे पकवान और मिठाइयाँ खिचड़ी के साथ पत्तलों पर परोसो, जल्दी करो। और सुनो, बाकी के बचे पैसों से तुम्हारा ये टूटा घर पक्का बना दिया जाएगा। चलो। हाँ सावित्री, गांव के लोगों का प्यार देखा तुमने। वो सब खाना खत्म करते ही बांस और पुआल लेकर मेरे इस टूटे घर की छप्पर बांधने में जुट गए। अब हमें कोई डर नहीं है रे। कन्हई बाबू तो रतन से कहकर गए हैं जी, गांव के फंड का जो अतिरिक्त पैसा बच गया है उससे हमारा ये घर पक्का करवा दिया जाएगा। माँ के श्राद्ध के दिन इतना बड़ा शुभ काम हो गया। हाँ सावित्री, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, बस कुछ ही दिनों के भीतर मैं ईंट भट्टे के पैसे जोड़कर तुम्हारी माँ की उस आखिरी निशानी के सोने के गहने वापस ला दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अजी, गहने पाने से बढ़कर तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान और माँ के श्राद्ध की ये शांति मेरे मन के लिए सबसे बड़ा संबल है रे। अब माँ की आत्मा सचमुच शांति पाएगी। हमारे इस टूटे घर के दिन अब खत्म होने वाले हैं सावित्री। मैं अगले महीने ही तुम्हें साथ लेकर शहर जाऊंगा और एक अच्छा काम ढूंढूंगा। वहाँ हमारे जानने वाले लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम साथ रहो तो मुझे किसी भी तंगी का कोई डर नहीं है जी। हम दोनों मिलकर शहर में खूब मेहनत करेंगे। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हम फिर से नए सिरे से सुख के दिन बिताएंगे। हाँ, आज से हमारे इस छोटे से घर में सिर्फ सुख और शांति का उजाला रहेगा सावित्री। माँ का आशीर्वाद हमारे सिर पर जिंदगी भर रहेगा रे। उनके काम में थोड़ा हाथ बटाते हैं। आओ देखो, रतन अकेले अकेले लगा हुआ है। जल्दी आओ, चलो आ जाओ, आ जाओ।